प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से पैसिव वॉइस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 को देखने से पहले, इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है उसको अवश्य ध्यान कर लें, उसको देख लें, पूरा वीडियो समझ लें, क्योंकि उसके अंतर्गत हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई हैं जो हर पैसिव में स्पष्ट ही करनी होती हैं, मालूम ही होनी चाहिए। तो इसलिए सभी बच्चे पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखें और उसके बाद पार्ट 2 फिर से हम थोड़ा रिवाइज कराएंगे। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत अर्थात क्रिया के द्वारा जिसको प्रधानता दी जाए उसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा वॉइस है। यदि क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही है तो वो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है, जैसे कि मीरा रोट अ लेटर, इसमें मीरा को प्रधानता दी गई। पैसिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है क्रिया के द्वारा। यदि ऑब्जेक्ट को मेन बनाया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस होगा, जैसे कि यहाँ पर मेन अ लेटर, इसको मेन किया गया है। इसके बाद कुछ सामान्य से नियम हैं, एक बार देख लें कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसका ध्यान रखें। फिर क्या है, एक्टिव वॉइस के वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है इसके बाद एक्टिव वॉइस में दी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही हम पैसिव वॉइस में करते हैं। फिर क्या है, पुराने सब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर बाई के साथ लिखते हैं। ये सामान्य से नियम है जो कि आपको मालूम ही होने चाहिए। फिर पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, यानी कि वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो शेष हम वाक्य में उतार लेते हैं। देखते हैं टेंस वाइज रूल्स। स्पेसिफिक रूल्स के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमें मालूम होनी चाहिए। तो यदि आपको पहचान हर टेंस की मालूम है तो बहुत ही आसान हो जाएगा पैसिव वॉइस ध्यान करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान के अंतर्गत एक्टिव वॉइस में जो पहचान होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, और यदि फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, इसके अतिरिक्त यदि वाक्य में डू डज का प्रयोग किया गया है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और इसमें नए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। बाकी सब सामान्य रूल्स लगेंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, इसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, सभी में लगाई जाती है, डू डज का प्रयोग होता नहीं, ध्यान दें। ठीक है, अगर डू डज का प्रयोग है तो वो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, पैसिव का नहीं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है। ये स्ट्रक्चर्स जो हमने लिखे हैं, जो समझाए हैं, वो सब असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, इंट्रोगेटिव के नहीं है, ध्यान रखें। इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, या फिर यस या ईएस फॉर्म दी होगी, यस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। अगर ये भी नहीं है तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। नॉट भी हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, डू डज के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज़ें हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझें। और इसको पैसे बनाने के लिए सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट कहने का मतलब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बदलकर हम यहाँ रखते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि न्यू सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई एक प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो एक्टिव वॉइस में दी हुई वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, उसी की थर्ड फॉर्म। फिर वाई का प्रयोग करते हैं। वाई के बाद हम नया ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉयज़ फ्लाई काइट्स डेली। ठीक है, बॉयज़ फ्लाई काइट्स डेली, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका काइट्स है, सब्जेक्ट आपका वॉइस है, और वर्ब फ्लाई, वर्ब क्या है आपकी फ्लाई। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, जिससे हमें पता चलता है एक्टिव वॉइस का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने ऑब्जेक्ट जो काइट्स था उसको सब्जेक्ट बना लिया, और उसके बाद और के अनुसार ही हमने काइट्स बनाया, काइट्स के अनुसार ही हमने और का प्रयोग किया। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई फ्लाई की, जो कि एक्टिव वॉइस में दी थी, उसकी थर्ड फॉर्म फ्लोन, और फिर बाई का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट के रूप में हमने द बॉयज़ को लिखा। ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट यदि नाउन है तो हम उसको परिवर्तित नहीं करते, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में प्रयोग होता है। उसके बाद अतिरिक्त शब्द जो थे वो हमने उतार दिए। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस में वाक्य आया, काइट्स आर फ्लोन बाय द बॉयज़ डेली।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग। इतना आपको पैसिव बनाना है। बाकी जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बचे हैं डेली इन द मॉर्निंग, उसको हमें डेली इन द मॉर्निंग उतार देना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका ए सॉन्ग, इसको सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद वर्ब है इज़, क्योंकि ए सॉन्ग सिंगुलर है इसके अनुसार इज का प्रयोग होगा। फिर सिंग्स जो वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर प्रयोग की। उसके बाद बाई माई सिस्टर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, बाई माई सिस्टर, अ सॉन्ग इज संग बाई माई सिस्टर डेली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस क्लियर होता है। फिर ही डज नॉट राइट लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पर डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। हमने सब्जेक्ट बनाया अ लेटर, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट था उसमें। तो ए लेटर के अनुसार इज का प्रयोग, और इज के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट रिटन, यानी कि वर्ब के नीचे वर्ब। यहाँ पर वर्ब बीच में थी, यहाँ भी वर्ब बीच में है। सबसे पहले सब्जेक्ट था, अब नया सब्जेक्ट ए लेटर, लास्ट में ऑब्जेक्ट था ए लेटर, अब बाई हिम। तो इस तरीके से ध्यान रखें, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम, आपका पैसिव क्लियर है। ये थे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अब इसके बाद एग्जांपल हम देते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, डू यू नॉट हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी सहायता नहीं की। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या आया है, डू हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। दूसरे नंबर पर यू सब्जेक्ट आया है, तो अब हमें सब्जेक्ट नया रखना है ही। फिर तीसरे नंबर पर नॉट है, तो हमें नॉट का प्रयोग करना है। चौथे नंबर पर हेल्प वर्ब है, तो अब हमें पैसिव वॉइस की वर्ब लगानी है हेल्प। फिर ऑब्जेक्ट है, तो हमें अब नया ऑब्जेक्ट बाई यू लगाना है। तो इस तरीके से ध्यान दें कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको हम वहीं पर रख रहे हैं, स्थान वही है, शब्द बदल रहे हैं, शब्द पैसिव वॉइस के रूप में आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो डू यू नॉट हेल्प हिम, क्या तुम उसकी सहायता नहीं करते हो। इज़ ही नॉट हेल्प्ड बाई यू, तो इज़ ही नॉट हेल्प्ड बाई यू, इज़ के साथ हेल्प्ड थर्ड फॉर्म, आपका पैसिव क्लियर होता है। फिर देखते हैं जब क्वेश्चन वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब दी हो, अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज होगी, ध्यान रखें। अगर डू डज इनके साथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसका पैसिव बनाने के लिए व्हाई डू वी नॉट गिव देम देयर बुक्स, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वाई था, हमने वाई रखा, फिर डू था, अब आर रखा यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर वी था, अब हमने दे रखा यानी कि सब्जेक्ट, फिर नॉट के नीचे नॉट, फिर गिव के नीचे गिवन यानी कि पैसिव वॉइस की फॉर्म, और फिर देम ऑब्जेक्ट के बाद नीचे ऑब्जेक्ट वाई एस, देयर बुक्स। इस तरीके से आप ध्यान दे रहे होंगे। अब और एक बात, इस बात के में ध्यान देते हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है देम और दूसरा है आपका देयर बुक्स। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। हमने पहला सेंटेंस आपका देम को चेंज करके देयर में इस तरीके से पैसिव बनाया। दूसरा हमने देयर बुक्स को चेंज करके सब्जेक्ट के रूप में लाए देयर बुक्स, अब हमने इसके अनुसार बनाया। तो ऐसी स्थिति में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ का तहाँ रहता है तो हमें टू से जोड़ना पड़ता है, टू देम बाई अस। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी टू देम को प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखें। टू देम यहाँ पर या यहाँ पर, एक जगह पर हम टू देम का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ये सेंटेंस क्लियर होंगे। अगर हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच के साथ यदि नाउन दिया है तो हम ध्यान दें, हाउ मेनी पेन्स डज सी गिव मी, तो हाउ मेनी पेन्स ये पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ध्यान रखें। हाउ मेनी पेन्स ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आपकी शी और वर्ब है गिव, ठीक है, और मी यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हाउ मेनी पेन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम हाउ मेनी पेन्स से बना रहे हैं, हाउ मेनी पेन्स। अब ये हो गया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इसी के अनुसार आया है आर, पेन्स के अनुसार। हाउ मेनी पेन्स, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हाउ मेनी पेन्स आर गिवन टू मी बाई हर, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मी यहाँ था और अभी भी वहीं पर है, तो हमें टू से जोड़ना पड़ा, ध्यान रखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के कारण, ठीक, बाई हर। तो इस तरीके से ध्यान रखें, हाउ मेनी, हाउ मच और विच के साथ यदि जब नाउन दिया हो, जैसे कि हाउ मेनी पेन्स, इसी तरीके से पेन्स या नाउन है, जब इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ नाउन हो तो उसका हम स्ट्रक्चर इसी क्रम में रखेंगे, बहुत ध्यान रखें, ठीक। यदि अब अगला व्हाट, यदि व्हाट वाला क्वेश्चन हो तो व्हाट डू यू ईट। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट खुद ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट खुद ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और जब व्हाट खुद ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा तो पैसिव बनाने में हम इसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इस वाले वाक्य में ये व्हाट सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के अनुसार इज ईटेन का प्रयोग है, ध्यान रखें, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में व्हाट सब्जेक्ट का कार्य करता है, लेकिन एक्टिव वॉइस के वाक्यों में व्हाट सब्जेक्ट का कार्य करता है।
तो इस तरीके से इसको ध्यान रखें। और फिर जो यहाँ पर सब्जेक्ट यू था, अब हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया है बाई यू। व्हाट इज़ ईटन बाई यू, आपका सेंटेंस क्लियर होगा। ये खासकर व्हाट के लिए। अब बात आती है हु की। अब हु कॉल्स यू। अब ध्यान दें कि जो हु वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हु खुद सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब हु सब्जेक्ट है, कॉल्स वर्ब है, और आपका जो यू है ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कॉल्स में यस या यस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हु वाले सेंटेंसेस को सबसे पहले हम वाई हुम लिखते हैं, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। चूँकि क्वेश्चन भी है इसलिए हम इसे लास्ट में नहीं ले जा सकते, पहले ले आना पड़ेगा। तो ये बाई हुम ये ऑब्जेक्ट है। अब आर, ये आर जो है हमने बताया था हमेशा सहायक क्रिया अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपका बनता है यू सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ये यू था ये ऑब्जेक्ट था। हु सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट। अब जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर ये डाला तो ये सब्जेक्ट बना, और इसी यू के अनुसार हम इस आर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर इज आ जाता, यदि आई होता तो यहाँ पर एम आ जाता। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और आगे कुछ बचा नहीं, बचा होता तो हम उसको लिख लेते। तो ध्यान दें, अगर दूसरे रूपों में हम यहाँ पर इसको अगर देख लें तो हम इसे इस रूप में भी कर सकते हैं। देखिए यू आर कॉल्ड बाई whom, इस रूप में भी कर सकते हैं। यू आर कॉल्ड बाई whom। अब चूंकि ये क्वेश्चन है, क्यों हमने इसको ऐसा किया, क्योंकि ये हु सब्जेक्ट था तो हम इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लाए। यानी कि ये अगर हम मान लें कि ये सेंटेंस असर्टिव है तब हम इसको इस रूप में बनाएंगे। माना हु की जगह पर राम हो तो यहीं पर तो राम आएगा बाई राम। क्लियर, ठीक। अब चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, अब क्वेश्चन वर्ड है तो हमें क्वेश्चन वर्ड होने के कारण हम इसको हम यहाँ से उठाकर सबसे पहले लगते हैं बाई हुम। अब इसके बाद चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो हमें इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से कट करके हमने यहाँ पर रख लिया। दो हो गए। अब क्या बचा, उधर बचा है यू और कॉल्ड, हमने उतार दिया यू कॉल्ड। यानी कि अब इसके अलावा जो शेष बचे यहाँ पर भी वो हम ऐसे ही उतार देते हैं, लास्ट क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। जो हु वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत ही ध्यान से बनाना होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस फिर देख लेते हैं, हु डज नॉट हेल्प योर ब्रदर। ठीक है, हु को फिर हमने अब चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, योर ब्रदर इज नॉट हेल्प्ड बाई हुम, ये असर्टिव के रूप में। लेकिन हुम चूंकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हमने पहले ले लिया और हेल्पिंग वर्ब ले ली। शेष जो बचा वो हमने जैसे का तैसा उतार दिया। सबसे पहले बाई हुम ले लिया, उसके बाद हमने इज ले ली। इज क्योंकि इज योर ब्रदर के अनुसार आएगी, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट है। तो बाई हुम इज योर ब्रदर, अब जो कुछ बचता जाए वो उतारते हम चले जाते हैं, नॉट हेल्प्ड। यानी कि पहले असर्टिव क्रम में रख लेते हैं और उसके बाद जब उसे इंट्रोगेटिव में करना हो तो वाई हुम यानी कि सब क्वेश्चन वर्ड पहले ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ड ले ली, और जो कुछ बचा हमने उसको यही सेम उतार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हु वाले सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ये यहाँ पर हमने केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर क्वेश्चन को आपने क्लियर किया है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। तो ध्यान दें कि पैसिव वॉइस में बदलते समय मुख्य रूप से हमें हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना होता है, मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना होता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही वो शब्द होता है जिससे प्रत्येक वाक्य के टेंस को बदला जा सकता है। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हमने आज फोकस किया है और हम उम्मीद करते हैं आपको बार बार ये वीडियो देखने से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जब तक नहीं समझ में आता, जो चीज़ नहीं समझ में आती है, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनके जवाब आपको हर हाल में देंगे। इस तरीके से ये पार्ट सेकंड जिसमें हमने केवल एक टेंस का जिक्र किया है और एक टेंस को हमने पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अन्य दोस्तों में। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम शॉर्ट रूप में आपको सभी टेंस समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो और इससे पहले हमने जो स्पेसिफिक जनरल रूल्स जो हमने आपको दिए हैं उनको ध्यान करना ना भूलें। धन्यवाद।